जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज फिजिक्स की बेहतरीन क्लास हो रही है और आप सभी विद्यार्थियों का यह तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज आपकी ऑफलाइन क्लास हो रही है और यह रिकॉर्डिंग क्लास है, तो आपको इसे ज़रूर से देखना है। चलिए, तो सर आपने कल पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था बच्चों? कल मैंने आपको दर्पण का पूरा बारे में बताया था और उसे आपको रिवीजन करने के लिए कहा था। जी हाँ सर, आपने सही कहा, हमें पुनः रिवीजन करके आना था। और देखिए, आज मैं उसके आगे का आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो इसे आप लोगों को कॉपी से नोट डाउन करना है। अब तो आप बेहतर तरीके से इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो क्या दर्पण के बारे में बताया था? जी हाँ सर, आपने बताया था, दर्पण का फार्मूला बताया था जिसे हमें याद करना था। क्या इसे दर्पण का फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। इसे इसके बराबर आप लोग यह भी लिख सकते हैं, 2/r भी लिख सकते हैं। जी हाँ सर, आपने सही कहा। तो चलिए, सभी बच्चों को इसे क्या करना है, नोट डाउन करना है। इससे न्यूमेरिकल मैं अभी आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलिए, तो ये देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से डायग्राम को बनाना है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, यह आपको पता है अवतल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की ओर क्या है, इसमें पॉलिश की गई है। ए भी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो है इसे ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना है। चलिए, ए वो जो है दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। तो अब ए वो दिख रहा है सर? जी हाँ सर, आपको दिख रहा है, पर ये वो दिख रहा है बच्चा, तो यह क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की दूरी क्या है सर? OP। चलिए, ओ कौन सा दिख रहा है और पी दिख रहा है बच्चा, ये OP क्या है, यहाँ पर वस्तु की क्या है सर, दूरी है। प्रतिबिंब क्या है, वी क्या है, प्रतिबिंब है। वी दिख रहा है बच्चों आपको। ओ जो आपको दिख रहा है IP, तो IP कहाँ दिख रहा है सर? तो आई दिख रहा है ये, और ये P, तो ये क्या है सर, वस्तु की क्या है, दूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा मैंने दे रखा है आपको, तो इसे आपको ध्यानपूर्वक जो है कॉपी में उतारना है। चलिए, कुछ जो है इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको समझना चाहिए, जानना जरूरी है। देखिए, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, सभी दूरियां हैं जो कहाँ से नापी जाती है, तो आपकी सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से बाई और मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, दर्पण के ध्रुव से बाई ओर एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो वहाँ पर जो आपका दिया हुआ है बाया, ठीक है भाई, जो बाया दिया हुआ है आपका, तो क्या है, वह ऋणात्मक होती है अगर उस तरफ मापते हैं तो, और दाई ओर मापते हैं तो क्या होगा सर, धनात्मक होगा। चलिए, इस तरीके से ध्यान रखना है, धनात्मक और ऋणात्मक का दोनों को ध्यान रखना है, एक लेफ्ट और एक राइट के लिए। जी हाँ सर, आपने सही कहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा। अवतल क्या होगा सर, धनात्मक होने वाला है। तो चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आ चुका है क्या? बिल्कुल सर, हमें समझ में आ रहा है, और बच्चा इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। चलिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझते हैं क्या है। देखिए, फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है। किसमें सर? अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो है आपकी फोकस दूरी क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। वस्तु की दूरी U से मापा जाता है, यहाँ पर नेगेटिव होती है अवतल दर्पण में, और यहाँ पर भी अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो अवतल दर्पण दिया हुआ है बच्चा, तो यहाँ पर फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता सभी क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी यहाँ पर नेगेटिव होती है, बाकी सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्या सभी बच्चे यहाँ पर समझ पाए क्या? जी हाँ सर, हम लोग समझ पाए हैं। अब आप जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, इससे न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। जी हाँ सर, आपने सही कहा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको बच्चा सेशन समझ में आ रहा होगा तो एक थम्स अप की बटन जरूर दबा दीजिए, और जो है लाइक की बटन होगी उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, आवर्धन क्या है सर? तो देखिए, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे M से डिनोट करते हैं। जी हाँ सर, आपने सही कहा, किसे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई होता है। क्या बिल्कुल समझ में आ चुका है क्या सभी बच्चों को? जी हाँ सर, आपने सही कहा, हमें समझ में आ चुका है। चलिए, यदि वस्तु की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर H1 है एवं दर्पण की ऊंचाई U है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 एवं दर्पण से दूरी V हो तथा फोकस दूरी F हो, तो क्या कहलाएगा सर? यम बराबर कहलाता है H1 अपॉन H2 बराबर -V अपॉन U बराबर 1, और इस पर V 1 - V अपॉन F। तो इस तरीके से इसे नोट करना है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, तो आप लोग इसे ध्यान भी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉपी में आपको उतारना है। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी में उतारना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अवतल दर्पण का सिंबल तो आपको दिया है। चलिए, उत्तल दर्पण का भी यहाँ पर सिंबल दे रखा है मैंने। इसका कोई मात्रक नहीं होता, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बिंब की ऊंचाई H हमेशा क्या होती है,
धनात्मक ली जाती है। कैसी सर? इसमें धनात्मक ली जाती है आपकी ऊंचाई। जी हाँ सर, आपने सही कहा। चलिए, क्या कॉपी में इसे नोट डाउन करना है आपको? जी हाँ सर, बिल्कुल हम इसे कॉपी में नोट डाउन करने वाले हैं। चलिए, यदि प्रतिबिंब विपरीत ओर, जैसे कि देखिए, अर्थात गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे तथा मुख्य अक्ष के नीचे बना हो तो एच ऋणात्मक, सीधा मतलब H2 क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा, और सीधा हो तो क्या होगा? H धनात्मक होगा। अर्थात मुख्य फोकस के सीधा होगा तो आपका धनात्मक होगा, अन्यथा क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। पेड़ या भवन की ऊंचाई, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है, इसे तो आप लोग नोट डाउन करना है। इस पर बेस्ड मैं अभी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। V/U होता है सर गुणित प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है सर? भवन या पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछा जाएगा। अभी देखिए, ऐसा दे देगा आपको कि देखिए V दिया है आपके पास 10 और आपको दे देगा U कितना दिया है? आपके पास दिया है 5। तो आपको क्या पूछा जाएगा? यहाँ पर आपकी ऊंचाई भी आपको दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दिया बोलेगा? ऊंचाई दे रखा है आपको 15। तो आपको क्या इसे सॉल्व करना है? आपको पूछेगा भवन की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, सिंपली क्या करना है सर? आपको लिखना है 10/5 गुणित कितना लिखना है सर? 15। तो क्या होगा सर? 5 से 10 घट जाएगा 2 बार, तो 15 दूनी 30। तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर होने वाली है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा और इसे ध्यानपूर्वक लर्न कीजिएगा। चलिए, एक एग्जाम्पल पुनः दे दूं मैं, अगर क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल है बच्चा, पर मैं यहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर सर हमें भवन की ऊंचाई दे देगा कितनी सर? 50 मीटर भवन की ऊंचाई दे दिया हमको। और आपके पास क्या क्या दिया रहेगा सर? तो देखिए, यहाँ पर आपके दिया रहेगा, आपका V दिया रहेगा, U दिया रहेगा। तो V दिया है आपके पास कितना सर? तो V दिया आपके पास 25, और जो आपका U दिया है आपके पास दिया है, और आपको H ज्ञात करना है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। तो इसे कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए बच्चे, इसको कैसे बना सकते हैं आप लोग। देखिए, इसको ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं आप लोग, या तो आप लोग मल्टीप्लिए गुना कर भी सकते हैं। तो चलिए, मैं ऊपर से ऊपर को काट दूँ। देखिए, यहाँ 25 दूना 50 होता है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। और इसे तिरक गुना अब कर देंगे हम लोग, तो कितना होगा सर? 5 दूनी 10। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर ऊंचाई आ जाएगी। जी हाँ सर, अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जो है यहाँ पर इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है? आपको डायग्राम में दिख रहा है। जब अनंत पर होंगे तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन होने वाला है। क्या होगा? अंतर से आता समानांतर किरण, ये दिख रही है बच्चा आपको? जी हाँ सर, आपने सही कहा, ये दिख रही है। इस तरीके से आपकी क्या होगी सर? यह आने वाली, यह पर वास्तविक व उल्टा वस्तु के छोटा होने वाला है। चलिए, उसके बाद सर यह देखिए, नेक्स्ट डायग्राम आपके लिए क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में होगी। तो देखिए किस तरीके से इसका डायग्राम बनने वाला है। जब क्या होगी सर? जब वस्तु क्या होगी? वक्रता केंद्र और अनंत पर होगी, तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनने वाला है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम को आपको बनाना है, उन्हें समझना है, और आपको जब एग्जाम में ऐसे आए तो आपको पूरी ध्यानपूर्वक इसे करना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा बच्चा। चलिए, उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F पे होगी तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अलग अलग डायग्राम बने हुए हैं, आपको ध्यानपूर्वक इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। वीडियो को पॉज करके रखना, उसको डायग्राम बनाना, पॉज करना, डायग्राम बनाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक एक कॉन्सेप्ट जो मैंने लाया है अभी, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है बच्चा। ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप भी जो है यहाँ पर सेशन को शेयर करके अधिक से अधिक हमसे जुड़िएगा। चलिए, अब देखिए, वस्तु की फोकस दूरी F और ध्रुव के बीच हो तो ऐसा इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। आपको क्या होगी? फोकस दूरी होगी तो इस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरीके से दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा? वस्तु से उल्टा, वस्तु से क्या बनेगा? लंबा बनने वाला है। चलिए, दर्पण से बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से हो चुका है बच्चा। अब आपको किससे बनना है सर? अब हमें बनना है उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण से इस तरीके से बनने वाला है सर। जी हाँ सर, आपने सही कहा। इस तरीके से आपका अंदर की ओर पॉलिश होती है उसमें, तो देखिए इस तरीके से उसका डायग्राम आपको बनने वाला है। क्या है सर? उत्तल दर्पण के केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है सर? तो इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा वस्तु से छोटा तथा प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव P और उसके मुख्य दूरी F के दर्पण के पीछे ही बनता है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। यहाँ पर देख लीजिए, पीछे ही बन रहा है, न कि आगे की ओर बन रहा है, वह पीछे की ओर ही बना जा रहा है। चलिए, देखिए आगे चलते हैं। देखिए, ध्यानपूर्वक सुनना है, इसे कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। देखिए, अवतल दर्पण में काल्पनिक मतलब आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और ओनली उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपको अवतल दर्पण में क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, या फिर वास्तविक बनता है, या फिर दोनों बनता है, तो आपको सही कर लेना है। चलिए,
काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जी हाँ सर, आपने सही कहा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है सर? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं और हम लोग इसे कॉपी में नोट डाउन करना है। यदि यदि मनुष्य दर्पण वास्तविक दर्पण हमेशा छोटा होता है। चलिए, यदि मनुष्य दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की लंबाई के आधी होती है। आपने देखा होगा, जब आप मिरर के सामने होते हैं तो आपको अपनी ऊंचाई क्या होती है सर? आधी प्रतीत होती है। चलिए, अब मुझे बताइएगा, आपने क्या सभी को, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कितने स्टूडेंट को समझ में आ चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा, मुझे थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। आज मैं ओनली 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पता है कि जिस दिन मैं आपका टॉपिक पढ़ाता हूँ उस दिन मैं 10 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। जी हाँ सर, हमें पता है, और क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। और अभी जो है टॉपिक का रिविजन करना है आपको। जो मैं अभी टॉपिक बताया है उसका क्या करेंगे सर? हम लोग रिविजन करने वाले हैं। उसके बाद ही आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और इसे धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है सर क्वेश्चन? तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। इस बार हम लोग को बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करना है सर। अगर आपका साथ बना रहा तो बिल्कुल हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। चलिए, कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ जो है क्वेश्चन है, तो सभी को हम लोग इसको देखकर जो है सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, मोटर के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको समझाया था बच्चा, एग्जाम्पल दिया था मैंने, और एग्जाम्पल ने आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग सही कर पाएंगे। जी हाँ सर, आपने बताया था हमें कि मोटर गाड़ियों के सामने लगा प्रतिबिंब क्या कौन सा होने वाला है? तो यह होगा आपका उत्तल दर्पण। क्या होगा सर? उत्तल दर्पण। और आपने यह भी बताया था हमें कि सर अवतल दर्पण कहाँ कहाँ? तो आपका जो आपका डॉक्टर होते हैं, आँख कान और नाक वाले डॉक्टर के बीच कौन सा होता है सर? आपका अवतल दर्पण होता है। आप जो यहाँ पर सैलून में जाते हैं वहाँ पर कौन सा होता है सर? तो वहाँ पर भी कौन सा होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। चलिए, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। अभी ही मैंने बताया बच्चों आपको, हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करना है और हम लोग बिल्कुल आपका सभी कमेंट्स को देखेंगे कि हाँ आपने सही प्रयास किया है या फिर गलत प्रयास किया है, और इन्हें एक एक को कॉपी में नोट डाउन करना है। जी हाँ सर, हम लोग एक एक को कॉपी में नोट डाउन करने वाले हैं। तो क्या होगा बच्चे इसका आंसर? तो हमेशा क्या होगा सर? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? हमेशा सीधा होने वाला है। चलिए, बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया सर? तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? कि क्या होता है? आवर्धन हमेशा एक होता है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर प्रत्येक का, मतलब सभी का। चलिए, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़े। आप सभी विद्यार्थी चाहूँगा मैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके बाद ही आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा। चलिए, वीडियो छोटा होगा कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बट इतने कॉन्सेप्ट उसमें रहेंगे कि आप जो है एग्जाम में आएगा तो इसे भूल ही नहीं पाएंगे। जी हाँ सर, आपने सही कहा। तो क्वेश्चन क्रमांक 3 जो आपके स्क्रीन पर आया, क्या सभी बच्चे ने यहाँ पर समतल दर्पण किया क्या? जी हाँ सर, जिस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण सर? समतल दर्पण कहलाता है। चलिए, बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सर्च लाइट का परावर्तक होता है। तो बताइए, सर्च लाइट का परावर्तक क्या उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, समतल दर्पण का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? क्वेश्चन क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या सभी बच्चा सही कर पाएंगे इसका? जी हाँ सर, हम लोग सभी सही कर पाएंगे। आप ही ने अभी बताया हमें, आप ही ने हमें पढ़ाया है। और देखिए यहाँ पर क्या सभी बच्चा ऑप्शन नंबर बी कर पाएगा क्या? जी हाँ सर, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने यह सोचा है कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा तो बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? बी होगा। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, अन्यथा इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए, मैं चाहता हूँ बच्चे कि आपके लिए एक भी क्लास मिस ना करूँ। एक मिनट और 1 घंटा बहुत मायने रखता है आपके लिए। आपको अभी देखिए सीटें भी बढ़ चुकी है बच्चा। आपको आपने जो खुशखबरी मैंने बताया था और उन्हें देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार जाके देख लीजिएगा। आपकी पूरी सीट जो है बढ़ने वाली है, तो आपको जम के मेहनत करना है। जी हाँ सर, हम जम के मेहनत करेंगे, आपका साथ रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका फार्मूला भी आपको बताया था। तो बताइए निम्न में से कौन सा सही है? R बराबर F/2 होगा, R बराबर 2F होगा, F बराबर 2R होगा,
या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्रमांक 5 जैसे कि आपको स्क्रीन में आ चुका है, सभी बच्चों को यहाँ पर मेहनत करना है, संघर्ष करना है। हम आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लाते हैं, तो आपको भी आपका उत्तरदायित्व है बच्चा कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करें और प्रॉपरली उसे वर्क, हम जो वर्क देते हैं आपको उसे करिएगा। उसके बाद सर, उसके बाद जो है आपको कॉपी से इसे नोट डाउन करना है। जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे बच्चा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर आपको इसका पे देना पड़ता तो आप खुद ही जो है यहाँ पर कॉपी बनाकर नोट डाउन करते, पर यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो आप भी जो है यहाँ पर मेहनत कीजिएगा, तो बिल्कुल मेहनत करके आना है सर। और हमें, चलिए इसका अमाउंट कितना है सर, आपको बिल्कुल फ्री, कोई भी पे नहीं करना पड़ता, कोई भी अमाउंट देना नहीं है। ओनली आपके लिए एक ही वर्क है कि कॉपी पर आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए सर, क्या आंसर होने वाला है? तो क्वेश्चन क्रमांक 5 का जैसे कि आपने देखा है, मैंने बताया था आपको कि इसका राइट आंसर होगा R बराबर 2F। जी हाँ सर, आपने बताया था हमें R बराबर 2F होता है। अगर F का मान निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे सर, इसमें R ऊपर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ऐसा भी अगर होगा तो आप लोग सही होगा, और कभी ऐसा दिया है तो ऐसा भी सही होगा। दोनों भी सही है, पर दोनों ऐसा किसी में नहीं दिया है, तो क्या होगा सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक मतलब आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच में होती है। कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था आपको, और बताया था बच्चा कि आप लोग इसे डायग्राम के माध्यम से नोट करेंगे। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनती है, वक्रता केंद्र पर बनती है, या फिर फोकस पर बनती है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक 6 जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे क्या? जी हाँ सर, हम सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर करने वाले हैं। तो क्या सभी बच्चे समझ पाए क्या? तो सर इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दर्पण तथा फोकस के बीच होता है। जी हाँ सर, आपने अभी बताया हमें और हमने कॉपी में नोट डाउन किया है, तभी हम लोग इसका आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए मोटर, यहाँ पर क्या पूछा सर, मोटर गाड़ी के चालकों के सामने लगा प्रतिबिंब, अभी मैंने बताया था कौन सा होने वाला है सर, अवतल दर्पण लगा होता है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, कौन सा दर्पण लगा होता है, तो अवतल दर्पण। इसे आप लोग ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। और गाड़ी की हेडलाइट में, तो उसमें सर अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की हेडलाइट में पूछा जाता तो क्या लिखते सर, तो गाड़ी की हेडलाइट में आपका होता है अवतल दर्पण। जी हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है और आज के सेशन में बिल्कुल मजा आ रहा है। तो अधिक से अधिक आपको क्या करना है सर, सेशन को शेयर जरूर करना है। चलिए, हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? मैंने अभी ही आपको क्वेश्चन पहला करवाया था उत्तल दर्पण वाला, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि कौन से में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। क्या अवतल दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सभी बच्चे यहाँ पर अवतल दर्पण को कर पाया था क्या? जी हाँ सर, हमने किया था अवतल दर्पण, बिल्कुल सही प्रयास होगा सर। अवतल दर्पण अगर हमने प्रयास किया है, हमने सोचा है, हमने समझा है अवतल दर्पण, तो बिल्कुल हम सही करेंगे। तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि अवतल दर्पण आपका अंदर की ओर पॉलिश होता है या फिर आपका बाहर की ओर पॉलिश होता है। सभी बच्चे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि यहाँ पर जो है आपका अवतल दर्पण अंदर की ओर पॉलिश होता है क्या बाहर से पॉलिश होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, जब तक इसे सॉल्व करना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? देखिए मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन दिया था, जी हाँ सर आपने सही कहा। तो उसका फार्मूला क्या बताया था? तो आपको बताया था आर बराबर कितना होता है सर, 2F होता है। जी हाँ सर, आपने सही कहा था, आर बराबर 2F होता है। फोकस दूरी दिया हुआ है, जी हाँ सर आपने सही कहा, फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी कितनी दी है सर, 12 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब आपको आर ज्ञात करना है, तो 2 गुणित 12 लिखेंगे। जी हाँ सर आपने सही कहा। तो क्या 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जी हाँ सर आपने सही कहा, यहाँ पर 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में नहीं आया सर हमें, और एक बार समझाइएगा। अब आपको दूसरे फार्मूले से समझाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला बताया था आपको, जो कल वाली क्लास जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है बच्चा, तो एक बार क्लास में जाइएगा, उसे पुनः रिपीट कीजिएगा। तो देखिए सर, आपने कल हमें बताया था F बराबर R/2 होता है। जी हाँ सर, बिल्कुल हमने बताया था। फोकस दूरी कितनी दी है सर? फोकस दूरी आपके पास दी हुई है यहाँ पर। जी हाँ सर, फोकस दूरी कितनी दी है सर? तो 12 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी दी है। जी हाँ सर, बराबर आर का मान हमें निकालना है। जी हाँ सर, बटे 2। तो क्या आप इसे तिर्यक गुना नहीं करेंगे क्या? 12 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब एक है कि नहीं? जी हाँ सर, आपने सही कहा कि तिर्यक गुना करेंगे, तो जी हाँ सर, आर का गुना 1 में होगा, मतलब आर एकम आर होगा, उसके बाद बराबर होगा। क्या 12 दूनी 24 नहीं होगा क्या? जी हाँ सर, आपने सही कहा, 12 दूनी 24 होगा। तो आप लोग इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने बता दिया है, जो भी आपको बेस्ट लगे उसी से आप लोग करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक जो है 10 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको बताना है कि सर इसकी फोकस दूरी कितने होने वाली है। चलिए कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अभी ही के फॉर्मूले में यह बनने वाला है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, आपको मैंने बताया था। जी हाँ सर, आपने बताया था एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो क्या आप लोग यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या दी है सर 40 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपका 2 तो रहेगा ही रहेगा, और एफ हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। जी हाँ सर, तो क्या इसका 20 आंसर नहीं आ जाएगा क्या। जी हाँ सर, आपने सही कहा, 20 आंसर आना है, और 20 आंसर ही इसका राइट आंसर होगा। 20 सेंटीमीटर आंसर सही होगा क्या, बिल्कुल सर 20 सेंटीमीटर। चलिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूँ, सभी बच्चे यहाँ पर जो नया स्टूडेंट है उन्हें समझ में नहीं आता, और जो मैथ से जो बैकग्राउंड में नहीं है उन्हें समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पुनः आपके लिए एक बार रिपीट कर दूँ। जी हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए तो इसका फार्मूला मैंने बताया था। जी हाँ सर, आर बराबर कितना होता है सर, आर बराबर 2f बताया था, सेकंड वाली कंडीशन से मैं बता रहा हूँ अभी। चलिए आर कितना दिया है सर, तो त्रिज्या हमारे पास 40 दिया है, और टू तो दिया हुआ है, एफ हमें ज्ञात करना है। तो ये अगर गुना के रूप में जुड़ी संख्या नहीं है क्या। जी हाँ सर, तो जो गुना के रूप में संख्या जुड़ी होती है वह बटे के नीचे आती है। तो क्या सर इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर 40, और यह तिर्यक गुना, मतलब यहाँ पर तिर्यक गुना नहीं होगा, इसका जो गुना के रूप में संख्या जुड़ी है क्या बटे के नीचे नहीं आएगी क्या। जी हाँ सर, तो इसे हम लोग काट देंगे। क्या 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा या नहीं आएगा। जी हाँ सर, आपने सही कहा, 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आने वाला है। और सभी विद्यार्थी क्या 20 सेंटीमीटर कर पाए क्या। जी हाँ सर, हम लोग 20 सेंटीमीटर कर लिया है। चलिए अब आपके लिए मैं दूंगा बच्चा होमवर्क, और बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करने वाला आपके लिए। होमवर्क जो आपके लिए दिया जा रहा है, यह क्या करेंगे सर, हम इसे जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे भी करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट हमें आंसर से मतलब है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर बराबर, दर्पण के वक्रता केंद्र के और मुख्य फोकस दूरी के बीच, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है क्या। क्वेश्चन मैं पुनः रिपीट कर दूं आपके लिए। जी हाँ सर, आपने सही कहा, क्वेश्चन आपने पुनः रिपीट कीजिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को किस तरह से रखा जाने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 11 जैसे कि आपको स्क्रीन पर आ चुका है। जो क्लास आज की छुट्टी होगी, बट जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उन्हें कॉपी में नोट डाउन करना है। वह ही कॉन्सेप्ट मैं बड़े बड़े चैप्टर में भी ला सकता था बच्चा, 1 से 2 पेज में भी ला सकता था, बट नहीं, आपको कंटेंट अच्छा देंगे हम लोग, और छोटा कंटेंट देंगे जिसमें क्या है, मज़ा भी आए आपको और बोरिंग भी ना लगे और आपको समझ में भी आ जाए। तो बच्चा अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। रेगुलरली क्लासेस, आपको पता है कि रेगुलरली क्लासेस हमारी सही टाइम पे हो जाती है। आज थोड़ा टेक्निकल जो हमारी प्रॉब्लम थी, इसके कारण मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लासेस बनाया है। तो आप लोग जो है इसे कॉपी में ज़रूर से नोट डाउन करना है। तो और क्या करना है सर, अगर जो भी बच्चा यहाँ पर नया होगा, जी हाँ सर सही कहा, तो जो भी बच्चा नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक की बटन होगी तो लाइक की बटन दबा दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि जितना स्टूडेंट हमसे देख पा रहा है, हमें सुन रहा है, उन्हें जो है क्लास पसंद आ रही है। यहाँ पर अगर एक से 2 बच्चा भी सिलेक्शन ले लेता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट हम जो चाहते हैं कि यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलवाए। जो स्टूडेंट समाधान स्टडी से पढ़ रहा है, रेगुलरली कॉपी बना रहा है, नोट डाउन करना है, तो उनमें हम लोग मेरिट में लाने वाले हैं। जी हाँ सर, आपने सही कहा। आप लोग जो पुरानी क्लास को देख लीजिए और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वह क्लास देख लीजिए, आपको खुद में ही ऐसा महसूस होगा कि सर हाँ, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं और सही वे की ओर जा रहे हैं। तो जय हिंद बच्चों, पुनः आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए और क्लासेस को सही टाइम पर ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।